हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के अंतर्गत श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ बाल गोविंद भगत का सारांश समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं सुना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक शेयर की है, पहले आप लोग उसे भी ज़रूर सुने। इससे आप सभी को प्रश्न उत्तर समझने में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम पाठ बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो उत्तर है, बाल गोविंद जी एक गृहस्थ थे, पर उनका आचरण साधुओं जैसा था। उन्होंने अपना जीवन साहब को समर्पित कर दिया था। साहब से तात्पर्य कबीरदास जी से है। वे अपनी कमाई पर पहला हक भगवान का मानते थे। वे अपनी फसल कबीर पंथ के मठ में ले जाते, वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलता उससे वे गुजारा करते। न वे झूठ बोलते, न किसी से झगड़ते, किसी की कोई वस्तु भी नहीं लेते। शौच तक किसी दूसरे के खेत में वे नहीं जाते। वे अपना तन मन प्रभु भक्ति में लगाते। यह उनके एक साधु होने के लक्षण ही थे, हालांकि वे एक गृहस्थ व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है, भगत जी की पुत्रवधू जानती थी कि उनका यानी भगत जी का एकमात्र पुत्र मर चुका है। अब वे संसार में अकेले हैं। वे भक्त हैं, संसार में उनकी कोई रुचि भी नहीं है। भगत जी बूढ़े हैं, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएंगे। भगत जी की पुत्रवधू उनकी सेवा करना चाहती, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी? तो उत्तर है कि भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कुछ इस प्रकार के उपाय अपनाए। पहला, मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। दूसरा, शव के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। तीसरा, पुत्र के शव के पास बैठकर कबीर के पद गाने लगे। और चौथा, पतोहू को समझाते कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, यह समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है। अगला प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, भगत जी की आयु 60 वर्ष से कुछ ऊपर थी। वे गृहस्थ होते हुए भी सरल स्वभाव के भक्त व्यक्ति थे। मध्यम कद, गोरे रंग के व्यक्ति वे थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। कपड़े वे बहुत कम ही पहनते थे। भगत जी प्रायः कमर में लंगोटी सी पहने रहते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह ही एक कनफटी टोपी पहने रहते थे, जैसा कि आपने आपकी बुक में चित्र में भी देखा होगा। सर्दियों में काला कंबल ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक, गले में तुलसी माला बंधी रहती थी। उनका व्यक्तित्व गायक भक्त की तरह था। खंजड़ी की लय पर प्रभु भक्ति में लीन गीत गाते रहते। प्रश्न क्रमांक 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी? तो भगत जी की दिनचर्या लोगों के अचरज यानी आश्चर्य का कारण इसलिए थी क्योंकि एक तो भगत जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी स्वभाव से एक साधु की तरह ही थे। दूसरा, सुबह ही रोज 2 मील दूर जाकर वे नदी पर स्नान करते थे, यह उनकी दिनचर्या थी। अगला, कि बिना पूछे वे किसी की भी कोई वस्तु नहीं लेते थे। चौथा, उपवास रखकर पैदल ही 30 मील दूर गंगा स्नान पर जाते और रास्ते में बिना खाए घर पर लौटते थे। अगला, वृद्धावस्था में भी वे अपने नियमों का पालन वैसे ही करते जैसे युवावस्था में करते थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखी। उत्तर है, भगत जी का स्वर बहुत ही मोहक होता था। वे प्रभु भक्ति के गीत गाया करते थे। खेतों में काम करने वाले पुरुष महिलाएं भी भगत जी की लय से लय मिलाकर काम करते थे। भगत जी का संगीत जादू की तरह लोगों के मन पर काम करता था। तेज सर्दी हो या गर्मी की उमस, भगत जी की स्वर साधना भजन नियमित होता था। प्रश्न क्रमांक 7 है कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते।
पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, यह पाठ में हमने देखा था कि किस प्रकार भगत जी समाज की मान्यताओं को नहीं मानती, वे मान्यताओं की अपेक्षा विवेक को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण पूछे हैं, तो उन उदाहरणों में पहला उदाहरण लिखा है कि समाज किसी विधवा के पुनर्विवाह को उचित नहीं मानता था, परंतु भगत जी उनकी विधवा पुत्र वधू के दूसरे विवाह का आदेश देते हैं। दूसरा, समाज स्त्रियों को शमशान जाने का विरोध करता था, लेकिन भगत जी ने मृतक पुत्र की चिता को अग्नि पुत्रवधू द्वारा दिलवाई। अगला, साधुओं द्वारा भीख मांगकर भोजन करने के भी वे विरोधी थे। प्रश्न क्रमांक 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत जी की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र हमें प्रस्तुत करना है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है कि धान की रोपाई करते हुए जब भगत जी की स्वर लहरियाँ गूंजती तो आसपास के लोग भी मंत्रमुग्ध होकर उनके भजन को दोहराने लगते। भगत जी एक एक उंगली से धान के पौधों को रोपते और मस्ती से तान छेड़ते। गीत सुनकर बच्चे भी मचल उठते। मेड़ों पर बैठी औरतों के होंठ गाने को बेचैन हो उठते। किसानों की भी उंगलियां लय में आ जाती और हल चला रहे किसानों के पैर भी लय ताल में आ जाते। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण को अपनी स्वर लहरियों से बदल देता। पाठ के प्रश्न उत्तरों के क्रम में अगला भाग है रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आए हुए प्रश्नोत्तरों का। तो उसमें प्रश्न क्रमांक 9 है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन रूपों में प्रकट हुई। तो उत्तर है, बाल गोविंद भगत की श्रद्धा कबीर पर है। वे अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति मानते हैं और फसल को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का भोग करते हैं। कबीरदास जी के अनुसार ही चलते हैं और भगत जी आत्मा की आवाज़ को महत्व देते हैं। वे बाहरी आडंबरों पर चोट करते हैं और नारी की समानता पर भी बल देते हैं। भगत जी आत्मा को शाश्वत यानी कभी भी नष्ट न होने वाला और शरीर को नश्वर मानते हैं, जो कि नष्ट होता है। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक की जगह उत्सव मनाने के लिए कहा था। प्रश्न क्रमांक 10 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण क्या रहे होंगे। तो उनमें से कुछ कारण मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि कबीर जी आडंबरों के विरोधी थे, इसलिए भगत जी को उनके विचार अच्छे लगे होंगे। कबीर गृहस्थ होकर भी साधु की तरह ही थे, इससे भी भगत जी उनसे प्रभावित हुए होंगे। कबीर रूढ़िवादिताओं को नहीं मानते थे, भगत जी भी रूढ़ियों को नहीं मानते थे। भगत जी का स्वभाव कबीरदास जी की विचारधारा से मेल खाता था। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि वर्षा पर आधारित है और वर्षा आषाढ़ में होती है, अतः गांव वाले बहुत प्रसन्न नजर आते हैं। इन दिनों बच्चे खेतों की गीली मिट्टी में लथपथ होकर खेल खेलते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों का सहयोग खेती कार्य में करती हैं। हल जोतना, बुआई करना आदि कार्य सभी मिलजुल कर प्रसन्नतापूर्वक करते। इन दिनों गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आनंद से भर उठता है। प्रश्न क्रमांक 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति साधु है? तो इसका उत्तर है बच्चों कि मात्र वेशभूषा के आधार पर किसी को साधु नहीं माना जा सकता। साधु तो वही होता है जो, यानी कि साधु होने के लिए कपड़ों की ही नहीं, उसके अंदर कुछ गुणों की भी विशेषता होनी चाहिए, जैसे कि वह सीधा सरल स्वभाव का होना चाहिए, दूसरों से सम्मान एवं मधुरतापूर्वक व्यवहार रखने वाला हो, परोपकार करने वाला हो, उपदेश को वाणी से देने की बजाय अपने आचरण से प्रस्तुत करता हो, लोभ, स्वार्थ आदि बुराइयों से भी वह दूर रहता हो। सांसारिक जीवन में भी व्यक्ति साधु हो सकता है, साधु के लिए वेशभूषा ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13 है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो उत्तर है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह में व्यक्ति अपने स्वार्थ को देखता है, प्रेम में व्यक्ति अपने प्रिय की भलाई को देखता है। मोह सीमित संबंधों तक होता है, परंतु प्रेम विस्तृत होता है, वह किसी के प्रति भी हो सकता है। भगत जी की पुत्र वधू के प्रति व्यवहार से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं।
कि भगत जी पुत्र वधू के प्रति मोह नहीं रखते बल्कि उससे प्रेम करते हैं, तभी वह उसके दूसरे विवाह की बात सोचते हैं। उसके भविष्य की चिंता उनको होती है, पर यदि वे मोह से ग्रसित होते तो वे अपनी सेवा की बात ध्यान रखते और उसके दूसरे विवाह की बात नहीं सोचते। अगला है भाग भाषा अध्ययन का। उसके अंतर्गत जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। तो इस पाठ से मैंने 10 ऐसे वाक्य छांटे हैं जिनमें कोई ना कोई क्रिया विशेषण का प्रकार दिया हुआ है। तो जैसे कि वाक्य दिया हुआ है यहाँ पहला, जब जब वह सामने आता, तो मैंने जो वाक्य में क्रिया विशेषण है उसको अंडरलाइन किया हुआ है और वह क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है वह उसके सामने भी लिखा है। जैसे सामने स्थानवाची क्रिया विशेषण है, तब तक मुझ में वह ज्ञान भी नहीं था। तब तक कालवाची यानी समय के अनुसार बताया गया क्रिया विशेषण है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, बिल्कुल परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, यानी जहाँ पर क्वांटिटी की बात करते हैं। चौथा वाक्य है, भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, नहीं रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, यहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वे दिन दिन छीजने लगे, दिन दिन काल यानी समय को बताता हुआ क्रिया विशेषण है। जो सदा सर्वदा सुनने मिलती, यहाँ पर सदा सर्वदा भी समय को बताते हुए कालवाची क्रिया विशेषण है। धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा देते, पंक्तिबद्ध यानी कतार से, तो ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, यह एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, यह कालवाची क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पूरे हुए। पाठ के सारांश या प्रश्नोत्तर से जुड़े आपके यदि कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।